दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल हाउसफुल शो विद नितिन में। दोस्तों, रॉयल्टी को लेकर के 1963-64 में जो रफी साहब और लता जी के बीच में विवाद हुआ और जो उनके बीच ठन गई, जिसके कारण 3 वर्षों तक दोनों ने एक दूसरे के साथ में कोई भी गीत नहीं गाया। क्या था पूरा ये मामला और क्या माजरा था, ये आज हम समझेंगे और कुछ तथ्यपरक बातें मैं आप लोगों के बीच रखूंगा। तो दोस्तों, ये हम आज देखते हैं कि क्या था ये मामला। और दोस्तों, मेरा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, कोई भी फिल्म हिट होना हो, यदि उसके गाने हिट होते थे तो उसके गाने रेडियो पे बजा करते थे या उसके रिकॉर्ड बिका करते थे, जिसकी की रॉयल्टी मिला करती थी। लेकिन दोस्तों, उस जमाने में भी दो वर्ग थे जो इस रॉयल्टी से वंचित थे। वो थे सिंगर्स और म्यूजिशियंस। दोस्तों, कोई भी फिल्म के बनने में जो बजट होता था, उस बजट का 10% ही गानों पर खर्च होता था, उसके म्यूजिक में खर्चा होता था उसका। और उसमें भी आश्चर्य की बात देखिए आप, एक तयशुदा फीस देकर के मनचाहा काम प्रोड्यूसर इन म्यूजिशियंस से कराता था। गायक से गीत गवाता था और गीतकार से गीत लिखवाता था। और बहुत ही लिमिटेड फीस इन साजिंदों को, इन सिंगर्स को और इन गीतकारों को मिला करती थी। आज हम उदाहरण देखें तो आज के जो मशहूर, जो प्रसिद्ध गायक हैं, फेमस सिंगर्स हैं, बड़े सिंगर्स हैं, सोनू निगम या श्रेया घोषाल या सुनिधि चौहान या और भी जो भी सिंगर्स हैं, उनको लाखों रुपए एक गाने के मिलते हैं। और उस जमाने में जो महान सिंगर्स होते थे, जैसे कि लता जी, किशोर दा, रफी साहब, मन्ना दा, मुकेश जी, इनको चंद हजार या शुरुआत में तो कुछ 100 रुपए में कई ये गीत गाना पड़ता था। तो ये बड़ी एक विडंबना थी। और उसमें भी हम अगर साजिंदों की बात करें, म्यूजिशियंस की बात करें, तो उनको तो ये आय सिर्फ 3 अंकों में होती थी, और जो जूनियर स्तर के साजिंदे होते थे उनको तो 2 अंकों में ही फीस दी जाती थी। तो ये बड़ी विडंबना थी। और आज भी दोस्तों देखा जाए तो साजिंदों को कोई भी रॉयल्टी नहीं मिलती है। आज सिंगर्स को और गीतकारों को तो मिलती है, लेकिन साजिंदों को आज भी कोई रॉयल्टी नहीं मिलती है। और उस जमाने में दोस्तों, सिने म्यूजिक एसोसिएशन ने इसके खिलाफ बहुत संघर्ष किया, हड़तालें की, लेकिन उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकला। ये जद्दोजहद जारी रही, लेकिन कोई भी परिणाम उसका नहीं निकल पाया। और दोस्तों, ये सारी जद्दोजहद रॉयल्टी की थी। दोस्तों, रॉयल्टी की जो सबसे पहली मशाल जो जलाई वो थी लता जी। और वो कैसे हुआ? लता जी एक बार एक प्रोडक्शन कंपनी में अपना कोई पेमेंट लेने, हिसाब करने गई हुई थी। और वहां पे प्रोडक्शन कंपनी के जो मालिक थे, प्रोड्यूसर थे, वो अपने अकाउंटेंट से कुछ बात कर रहे थे और उनकी दोनों की बहस हो रही थी जो रिकॉर्ड कंपनी का मैनेजर था उससे। तो वहां पे रॉयल्टी की बात करते हुए जब लता जी ने ये बात सुनी, तो पूरा माजरा जान लिया कि हम जो गाने गाते हैं, जो रेडियो पे बजते हैं, जो हमारी मेहनत होती है म्यूजिशियंस की, सिंगर्स की और गीतकार की, उसकी रॉयल्टी प्रोड्यूसर को मिलती है और हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। तो लता जी का वहीं पे जो है दिमाग ठनक गया, और वहां से उन्होंने संघर्ष चालू किया और सभी को जगाने का प्रयास किया, जिसमें सिंगर्स थे, म्यूजिशियंस थे और गीतकार थे। और सभी को वो ये कहने लगी कि रॉयल्टी की डिमांड हमें भी करना चाहिए। आज हम सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, गा पा रहे हैं या गाने लिख पा रहे हैं या संगीत दे पा रहे हैं। कल जब हम ये काम नहीं कर पाएंगे तो हमारी कमाई कैसे होगी? तो लता जी का ये पॉइंट बहुत ठीक था, और इस प्रकार से उन्होंने वहाँ ये संघर्ष चालू किया। एक बार लता जी कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए गई हुई थी, और वहां पे लता जी के कानों में ये बात पड़ी कि देखो, आ गई महारानी, एम्प्रेस आ गई, अब ये रॉयल्टी की बात करेगी। तो ये जब लता जी ने सुना तो उन्हें गलतफहमी हो गई कि ये बात रफी साहब ने कही है। तो वो सीधी रफी साहब के पास पहुंची और उनसे कहने लगी, रफी साहब, एक बार जरा फिर से बोलेंगे आपने क्या कहा? तो रफी साहब ने पलट कर देखा और कहा, माफ कीजिए लता जी, मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, अगर आप रॉयल्टी की बात कर रही हैं तो मैं ये कहूंगा कि मैंने एक बार काम कर लिया है तो उसका वापस से मेहनत आना मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे लिए हराम है। मैंने एक बार काम किया और मुझे उसकी फीस मिल गई, वो मेरे लिए काफी है। तो ऐसा जब रफी साहब ने कहा, तो लता जी एकदम से भनक गई। और लता जी ने उनको जवाब दिया, ठीक है रफी साहब, जब हमारे विचार नहीं मिलते हैं तो मैं आपके साथ गा भी नहीं पाऊंगी।
और अब मैं आपके साथ कोई भी गीत नहीं गाऊंगी। और ऐसा कहकर वो वहां से चली गई। और दोस्तों, स्टूडियो में सन्नाटा पसर गया और सभी लोग एकदम से अवाक रह गए, एकदम सरप्राइज रह गए, स्टंट रह गए। कुछ देर समय जब बीता तो सब लोगों ने सोचा रात गई बात गई। लेकिन दोस्तों, ये बात यहीं पर नहीं आके रुकी। वाकई में लता जी ने जो प्रण लिया था कि रफी साहब के साथ नहीं गाएंगी, अगले 3 साढ़े 3 वर्षों तक रफी साहब के साथ लता जी ने एक भी गीत नहीं गाया। और दोस्तों, इससे फिल्म इंडस्ट्री का, म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत नुकसान भी हुआ। लेकिन मुझे लगता है लता जी का पॉइंट भी कहीं ना कहीं सही था। एक व्यक्ति, एक कलाकार जब बूढ़ा हो जाता है और कमाने में अक्षम हो जाता है, अनेबल रहता है, तब उसके लिए वो रॉयल्टी एक बहुत बड़ा सहारा बन सकती थी। तो लता जी की ये जो मुद्दा था, ये जो पॉइंट था, ये उनका एक स्व कल्याण का विषय नहीं था, स्वार्थ नहीं था उनका, बल्कि सभी की उसमें भलाई और वेलफेयर छुपा हुआ था। लेकिन देखिए आप, दोनों सबसे श्रेष्ठ कलाकारों ने 3 साढ़े 3 साल तक कोई गीत साथ में नहीं गाया। और इस बीच बहुत प्रयास होते रहे कि ये बर्फ पिघले। और रफी साहब ने इस दौरान बहुत सारे डुएट्स गाए सुमन कल्याणपुर जी के साथ, आशा भोसले जी के साथ। मेरे ख्याल से उस दौरान रफी साहब ने लता जी से कहीं ज्यादा ही गीत गाए। और इस नाराजगी का ज्यादा खामियाजा मुझे लगता है लता जी को ही भुगतना पड़ा। लेकिन जो भी हो, दोनों श्रेष्ठ गायक थे, दोनों का एक साथ आना बहुत जरूरी था संगीत के लिए, संगीत के श्रोताओं के लिए। तो बहुत प्रयास हुए और अंततः ये बर्फ पिघली और रफी साहब और लता जी का फिर एक डुएट आया। दिल पुकारे आरे आरे आरे, दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी। दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी। दिल पुकारे आरे आरे आरे। दोस्तों, इस गीत में दोनों श्रेष्ठ गायकों की वापसी कराने का श्रेय जाता है एस डी बर्मन दादा को। एस डी बर्मन दादा ने इन दोनों श्रेष्ठ गायकों को एक साथ लेकर के आए और ये गीत उन्होंने बनाया। इस गीत को लिखने वाले हैं मजरू सुल्तानपुरी साहब। फिल्म ज्वेल थीव्स का ये गीत है, दिल पुकारे। और ये गीत देवानंद साहब और वैजयंती माला जी पर फिल्माया गया था। बहुत बेहतरीन बना ये गीत। और एक बार फिर से संगीत सुधी श्रोताओं के लिए एक प्रकार से ये एक उपहार था, जो वापसी हुई मोहम्मद रफी साहब और लता जी की। क्योंकि दोनों ही श्रेष्ठ आवाजें हैं, दोनों जब एक साथ गाते थे तो ऐसा लगता था कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। वाकई में जब दोनों आवाजें एक साथ मिलती थी तो एक जादुई एहसास दिलाती थी, एक अजब सा एहसास होता। दोस्तों, इस डुएट के बाद ये गाड़ी फिर पटरी पे आ गई और दोनों के फिर से युगल गीत बनने लगे। लेकिन दोस्तों, ये पूरा जो माजरा हुआ, इस माजरे में अक्सर लोग बोलते हैं, कोई बोलता है रफी साहब की गलती थी, कोई बोलता है लता जी की गलती थी। लेकिन मेरा ये मानना है इसमें दोनों पक्ष ही सही थे। क्योंकि रफी साहब एक ऐसे इंसान थे जिन्हें पैसे से ज्यादा कोई मतलब नहीं था। वो अपना काम करते थे और फीस मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है, दोनों में वो राजी रहते थे। कई बार तो कई गाने वो फ्री में भी गा देते थे या मिनिमम अमाउंट में गा देते थे। तो रफी साहब का ये स्टैंड हमेशा रहता था। तो व्यक्तिगत तौर पे वो सही थे। लेकिन अगर हम उसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखें या एक हॉलिस्टिक विजन देखें, तो लता जी सही थी। क्योंकि लता जी की जो डिमांड थी उसमें सभी की भलाई छुपी हुई थी। और एक कलाकार है, एक फनकार है, वो कभी ना कभी बूढ़ा जरूर होता है। वो समय उसके जीवन में जरूर आता है जब वो
काम नहीं कर पाता या उसके पास काम नहीं होता है, तब दोस्तों ये रॉयल्टी ही उसके काम आती है। तो इस प्रकार से लता जी का भी जो कहना था वो सही था। और दोस्तों आगे जाके कहीं ना कहीं मुझे लगता है रफी साहब को भी ये बात समझ में आई होगी कि लता जी अपनी जगह सही थी। दोस्तों 3 साढ़े 3 वर्ष दोनों अनबोले रहे, दोनों कलाकार, दोनों सबसे श्रेष्ठ कलाकार। लेकिन एक बात जो सबसे प्रशंसनीय है दोनों कलाकारों की, वो ये है कि दोनों कलाकारों ने कभी एक दूसरे की कोई आलोचना नहीं की। इस दौरान जब मनमुटाव चल रहा था तब भी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। और दोस्तों रफी साहब हमेशा लता जी की तारीफ करते थे, और लता जी भी रफी साहब की तारीफ करते नहीं थकती थी। रफी साहब के विषय में लता जी ये कहती थी कि रफी साहब के लिए गायकी इबादत है, और रफी साहब भगवान के आदमी थे, और रफी साहब एक बहुत ही सीधे सरल और अच्छे व्यक्ति थे। ये उद्गार हमेशा लता जी के रफी साहब के प्रति रहे और अंत तक रहे। तो ये एक बड़ी प्रशंसा की बात है कि दोनों कलाकारों के बीच में ये एक जो डिसेंसी है ये हमेशा मेंटेन रही, और कभी एक दूसरे के खिलाफ कोई भी गलत शब्द दोनों कलाकारों ने नहीं कहा। ये एक बड़ी रहस्य वाली बात है। कई लोग बोलते हैं कि रफी साहब ने माफीनामा या माफी पत्र लता जी को लिखा था, या रफी साहब ने लता जी को लिखा था। पर दोस्तों यकीन मानिए इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैंने ये उनके फैमिली मेंबर्स से कंफर्म किया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना लता जी ने रफी साहब से माफी मांगी, ना दोनों ने एक दूसरे से कोई माफी नहीं मांगी। लेकिन एट द सेम टाइम दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया, क्योंकि दोनों ही महान फनकार भी थे और महान इंसान भी थे। तो दोस्तों ये किस्सा था रॉयल्टी को लेकर के, जिसमें मुझे लगता है लता जी भी अपनी सही थी और रफी साहब भी सही थे। तो दोस्तों ये था पूरा किस्सा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, ये प्रसंग, ये किस्सा। दोस्तों इसी तरीके से वीडियो मैं आप लोगों के बीच लाते रहूंगा। दोस्तों मेरा अगला वीडियो में जो लेकर के आ रहा हूँ वो है गायक मुकेश जी पर। मुकेश जी एक बहुत ही धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे और भगवान राम के अनन्य भक्त थे। और दोस्तों भारतवर्ष का सबसे पहला रामायण, संगीतमय रामायण उन्हीं की आवाज में आया था। क्या था ये पूरा किस्सा, मैं ये आप लोगों को बताऊंगा। और मुकेश जी का राम जी में किस प्रकार की, किस स्तर की आस्था थी, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे ये वीडियो का इंतजार करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों से ये कहूंगा हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। और आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।